जी सर। सर जरूर पूछिए। जी। नहीं बना। जब आपने लोन को कैश में लोन लिया और उसको इनकम ट्रीट कर लिए तो वो खत्म होगी ना। या तो आप उसे इनकम ट्रीट करेंगे या लोन ट्रीट करेंगे। लोन ट्रीट करेंगे तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, इनकम ट्रीट करेंगे तो फिर इंटरेस्ट तो नहीं ना होगा। एक वक्त में एक ही चीज हो सकती है ना, ये बात। तो जब आपने उसको इनकम ट्रीट कर लिया है तो फिर आप उसके इंटरेस्ट को छोड़ दें। ये इसका जवाब है। ट्रीट क्या किए, लोन या इनकम? यही मेरी बात है, सवाल का जवाब। ट्रीट क्या करना है यही मैटर करता है। अगर आपने इनकम ट्रीट की है तो फिर उसको इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते ना, फिर तो वैसे ही खत्म होगी। डन हो गया सर जी। लो सर। अब मैं आगे चल रहा हूं सर। अच्छा जनाब, डिस्कशन आज हमारी नेक्स्ट लेवल पर जाने लगी है इनकम फ्रॉम बिजनेस की। और मेरे मुताबिक ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है ओवरऑल इनकम टैक्स का और खास तौर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस का, जिसमें हम डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि भाई बिजनेस में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में असल में हम अकाउंटेंट कैसे वर्किंग करता है, टैक्स वाला कैसे वर्किंग करता है, दोनों में डिफरेंस आता है या नहीं आता, और आता है तो क्यों आता है, कुछ सवाल। इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं अकाउंटेंट की बात करूं तो सर आपको बताता चलूं, जो अकाउंटेंट होता है वो आम तौर पे जैसे सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेगा, अदर एक्सपेंसेस लेस करेगा, नेट प्रॉफिट निकालेगा। इस तरह से चलते हैं। अकाउंटेंट से पूछेंगे तो इनकम कितनी है तो वो कहेगा 30 रुपए की इनकम। ऑन द अदर हैंड अगर हम टैक्स की बात करेंगे, टैक्स वाले की बात करेंगे, अगर हम टैक्स की या टैक्स वाले की बात करेंगे तो वो कहता है भाईजान इनकम 100 रुपए, वो पूरी सेल को इनकम ट्रीट करता है। और वो कहते हैं हाँ अलबत्ता कुछ खर्चे माइनस करने की इजाजत है। यार बस बात एक ही है, सिर्फ बात बताने का और सोचने का फर्क। वो कहता है हाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करने की इजाजत है। वो कहते हैं हाँ अदर एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत है। अल्टीमेटली मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो, ऐसा होता है। अकाउंटेंट तो शुरू ही प्रॉफिट से करेगा, टैक्स वाला कहेगा इनकम जो है वो सेल्स है और उसमें से हर खर्चे के बारे में देखेगा माइनस करने की इजाजत है या माइनस करने की इजाजत नहीं। यहां पर आपको एक डिफरेंट बात बतानी, और वो ये कि अकाउंटेंट की वर्किंग में और टैक्स वाले की वर्किंग में फर्क आता है तो क्यों आता है, इसको जरा देख ले। असल में होता ये है, असल में होता ये है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अकाउंटेंट ने माइनस कर दिए होते हैं और टैक्स वाले कहते हैं माइनस नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल डोनेशन। डोनेशन का खर्चा है 10 रुपए का, अकाउंटेंट डोनेशन माइनस करेगा
टैक्स वाला कहता है खबरदार, डोनेशन तो डोनेशन जो दी जाती है भी मैंने किया, टैक्स ये डेप्रिसिएशन की तरह का एक्सपेंस होता है। अकाउंटेंट ने इसका नाम भी नहीं सुना होता, टैक्स वाला कहते हैं ये माइनस कर। अब जो चीज अकाउंटेंट नहीं कर रहा और टैक्स वाला कर रहा है उससे भी डिफरेंस राइज होगा, और जो चीज टैक्स वाला कर रहा है और अकाउंटेंट ने नहीं की, आपका टैक्स प्रॉफिट आ जा आपका 15 रुपए, दोनों में आ गया डिफरेंस से, तो अकाउंटेंट माइनस किया और टैक्स वाले ने माइनस नहीं किए। और कुछ खर्चे ऐसे थे जो टैक्स वाले ने माइनस किया और अकाउंटेंट ने माइनस नहीं किए, और कुछ खर्चे ऐसे थे जो अकाउंटेंट ने माइनस किया और शुरू कर दिए और बैलेंस है ऐसे यहाँ बस ये करने का कि हम कहें दुनिया में कुछ नहीं, और टैक्स की सारी वर्किंग दोबारा करो, सेल से शुरू करो। अकाउंटेंट ने माइनस नहीं किया, लेकिन टैक्स वाला कहता है माइनस करना था। जैसा कि इनिशियल अलाउंस कितना है 15, इसको क्या कर देंगे जी, आप बताइएगा क्या आंसर किसके बराबर। तो एक केस तो ये था कि मैं टैक्स की सारी वर्किंग दोबारा करता, और एक शॉर्टकट क्या है,
मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करूं और जो खर्चा अकाउंटेंट ने माइनस किया और टैक्स वाला कहता है नहीं करना, उसे ऐड बैक कर दूं, और जो खर्चा अकाउंटेंट ने कहा है माइनस करना है, टैक्स वाला कहता है माइनस करना है, इसको इग्नोर कर दूं, और वो वाला खर्चा जो अकाउंटेंट ने माइनस नहीं किया लेकिन टैक्स वाला कहता है माइनस करना था, उसको। यार मेरा पॉइंट पिक कर गए हो, ये शॉर्ट तरीका है। हम हमेशा न्यूमेरिकल्स इस तरीके से करते हैं। आपके बिजनेस के न्यूमेरिकल्स की जड़ ये है। बहुत से बच्चों को इसकी थीम पता ही नहीं होती। भजन, ये एक सिंपल सी बात है। ये बिजनेस के न्यूमेरिकल्स की जड़ है। जिसको ये बात समझ है वो न्यूमेरिकल को कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड करके कर सकता है, वरना अगर रटल गया हुआ है तो वो आपका किसी न किसी सवाल में सेवा नहीं करेगी। आप सबसे पहले बिजनेस का न्यूमेरिकल कर रहे हो तो ये सोचो मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू कर रहा हूँ, और अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब है इसमें से ये वाले सारे खर्चे लेस हुए हुए हैं। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। और अब अगर आपको टैक्स वाला कह रहा है ये खर्चा माइनस नहीं करना था तो उसे ऐड बैक कर दो, और अगर टैक्स वाला कह रहा है ये खर्चा माइनस करना था तो आप कहेंगे पहले ही हुआ हुआ है, इग्नोर कर दो। और अगर टैक्स वाला कहता है, अकाउंटेंट कहता है मैंने ये खर्चा माइनस नहीं किया, टैक्स वाला कहता है माइनस करो, फिर उसे लेस करो। तो यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो, अकाउंटिंग प्रॉफिट में से अकाउंटेंट ने पहले ही खर्चा लेस कर दिया हुआ है। हाँ, बस खर्चे ऐसे जो अकाउंटेंट ने लेस नहीं किए होते, टैक्स वाला कहता है लेस करना, उसको लेस कर। पॉइंट समझ आ रहा है? ये थीम है। खर्चे तीन तरह के, एक वो खर्चा जिसको अकाउंटेंट ने माइनस किया और टैक्स वाला कहता है माइनस नहीं करना था, उसको ऐड बैक करेंगे न्यूमेरिकल में। एक वो जिसको अकाउंटेंट कहते हैं लेस करना है, टैक्स वाला भी कहता है लेस करना है, इसको इग्नोर करेंगे। और तीसरे नंबर पे एक वो खर्चा है जिसको अकाउंटेंट ने माइनस नहीं किया हुआ लेकिन टैक्स वाला कहता है माइनस करना है, इसको लेस करेंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इस एग्जांपल में डोनेशन भी है, रिपेयर भी है, और इनिशियल अलाउंस। डोनेशन इसकी एग्जांपल है, अकाउंटेंट ने माइनस किया हुआ, टैक्स वाला कहता है माइनस नहीं करना। रिपेयर इसकी एग्जांपल है, अकाउंटेंट ने कहा माइनस करना, टैक्स वाला कहता है माइनस करना। और इनिशियल अलाउंस इसकी एग्जांपल है जिसमें अकाउंटेंट ने माइनस नहीं किया लेकिन टैक्स वाला कहता है मैंने माइनस करना है। पॉइंट समझ में आ गया? इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, इसकी स्लाइड बनाना। इसी तरह ही कलर चीजें देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल इसी बैठा। बच्चों आप लोगों को क्या पॉइंट पिक हो गया है? अब अब जब अब जब आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई तो अब एक चीज को और समझो, यानी ये इंपॉर्टेंट। अब टैक्स के असूलों को समझना इंपॉर्टेंट है, कौन सा खर्चा माइनस करना है कौन सा नहीं करना। अब ध्यान से, टैक्स वाला कहता है कौन सा खर्चा माइनस करना है उसको देखिए, कौन सा खर्चा माइनस नहीं करना उसको देखिए। A deduction shall be allowed for any expenditure incurred by the person in the year wholly and exclusively for the purpose of
for any expenditure incurred by the person in the year wholly and exclusively for the purpose of जी डिडक्शन का मतलब होता है खर्चा। खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। शर्त क्या है? होली, सारे का सारा एक्सक्लूसिवली। पढ़ाया हुआ ना पहले जी, जो कल वाले लेक्चर में बताया था, ये वही जुमला रिपीट हो रहा। अगला जुमला काम कर, वो वाले कारोबार जिसमें जानवर इस्तेमाल होते हैं और जानवर इन्वेंट्री नहीं है बल्कि एसेट। वो वाले कारोबार जिसमें जानवर इस्तेमाल होते हैं, जानवर इन्वेंट्री नहीं है बल्कि एसेट। जैसा कि डेयरी, जैसा कि इस केस में अगर जानवर मर जाए तो जितना नुकसान होगा वो इनकम में से माइनस कर देगी। इस केस में अगर जानवर मर जाए तो जितना नुकसान होगा वो इनकम में से माइनस कर देगी। इसका मतलब यह है कि एक जानवर 2 लाख का खरीदा था, ये जानवर मर गया और इसकी खाल, इसकी लाश, कार कैसे कहते हैं लाश को, या इसकी खाल कितने की बेची? 10,000। नुकसान कितने का हो गया? 10,000 की खाल बेची, नुकसान कितने का हो गया? 1,00,000। ये लॉस हुआ है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर जी? ये एज डिडक्शन लॉ। भाईजान वो एक स्टूडेंट ने कहा, दोबारा बता दें, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। वो इदारा जिसके लिए, जिसमें जानवर, वो बिजनेस जिसमें जानवर होते हैं और जानवर इन्वेंट्री की हैसियत से नहीं होते बल्कि एसेट की हैसियत से होते हैं, जैसा कि डेयरी, अगर उस इदारे में, उस बिजनेस में वो जानवर मर जाए तो जानवर के मरने पर जितना नुकसान होता है वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। जानवर की एक कॉस्ट होती है, जिस कॉस्ट पे जानवर खरीदा होता है, लेट से 2 लाख का खरीदा था और जब जानवर मरा तो 10,000 रुपए की लाश उसकी बिक गई, तो 2 लाख में से 10,000 नेट कर देंगे ना, जो कि उतना रिकवर हो गया। असल नुकसान कितने का हुआ? 1,90,000 रुपए का। वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। बाज़ औक़ात वो जानवर मरता नहीं है। अब डेयरी बिजनेस में जानवर दूध नहीं दे रहा तो उन्होंने उसको क्या करना? और पॉइंट समझ आ रहा है? फिर वो उसको ऐसे ही बेच देते हैं। इस केस में लेट से वो जानवर जो 2 लाख का होता है, जब वो दूध नहीं देता तो उसकी मालियत सिर्फ 60,000 रुपए रह जाती है। वो 60,000 का बिकता है, नुकसान कितने का हो जाता है? 1,40,000 रुपए का नुकसान। ये जो नुकसान होगा ये एज डिडक्शन का होगा। ये जो नुकसान होगा ये एज डिडक्शन अलाउ।
चलो आगे, कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। अगर गेन हो जाए तो क्या होगा? अगर एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, अगर गेन हो जाए तो क्या होगा? सर अगर गेन हो जाए तो इसका मतलब है वो यूजलेस नहीं हो। ठीक हो गया, वो यूजलेस नहीं हो। तो सर गेन हो नहीं ना सकता। अगर एक जानवर मर जाए तो वो उसको बेचने के लिए नहीं, वो जिंदा लाख का था मरा 1.25 लाख का है, ऐसा होता नहीं है। वो तो ठीक हो गया। या आप ये कहें कि वो जानवर जो है वो फॉर एग्जांपल मरने से ज्यादा महंगा हो गया, ऐसा नहीं होता। वो इस केस में तो वो यूजलेस हुआ है या नकारा हो गया, तो इस केस में उसकी वैल्यू लॉस ही होता है, और वो लॉस एज डिडक्शन लॉस। लो सर, आगे चलते इनएडमिसिबल। अब बड़ी ध्यान से, बड़ी ध्यान से, सबसे कौन से खर्चे माइनस नहीं करने, ये चौकस हो जाएगा। जो खर्चे माइनस नहीं करने उसकी लिस्ट आपके सामने आ रही है। इसके अलावा बाकी खर्चे माइनस कर ही देंगे। कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है? सबसे पहली बात, इनकम टैक्स या कोई भी टैक्स जो कि इनकम की बेस पर या गेन की बेस पर कैलकुलेट होता है, वो इनकम में से माइनस। इनकम टैक्स जो इनकम की बेस पर कैलकुलेट होता है, इनकम टैक्स जो इनकम पर रेट लगता है, या गेन टैक्स जो गेन पर रेट लगता है, जो प्रॉफिट पर रेट लगता है, वो वाला जो टैक्स है वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। सेल्स टैक्स इनकम में से माइनस करने की इजाजत है, यस। एफिड इनकम में से माइनस करने की इजाजत है, यस। भैया ये सेल्स टैक्स और एफिडी इनकम टैक्स थोड़ी है। इनकम टैक्स इनकम में से माइनस नहीं होगी। मैंने आपको पीछे सवाल भी करवाया है 1-2 बार। 1500 रुपए की फिगर थी जिसमें से 300 रुपए इनकम टैक्स था, तो मैंने कहा था कैपिटल गेन का सवाल कराते हुए, तो मैंने कहा था भाई ये 300 माइनस नहीं होना, 1200 माइनस होना, याद है सर? वहां पर भी वो भी इनकम टैक्स था। कल वो आपकी इनकम टैक्स इनकम में से माइनस नहीं होगा, सेल्स टैक्स इनकम में से माइनस होगा, एफईडी इनकम में से माइनस होगी। अलबत्ता अगर सेल्स टैक्स या एफईडी एंड कंज्यूमर को चार्ज कर दिया है तो इनकम में से माइनस होगी। एग्जांपल लीजिए, आपने 118 रुपए का जूस खरीदा और पिया। उस जूस के ऊपर कीमत देखी, लिखी हुई थी 118। गौर से देखा, लिखा हुआ था 100 रुपए सेल प्राइस प्लस 18 रुपए सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 118। यानी आपने जो जूस के ऊपर 118 रुपए में 18 रुपए जो जूस आप पी रहे वो 18 रुपए आपने खुद दिए हैं। यानी वो 18 रुपए जूस बेचने वाले ने आपको चार्ज कर दिए हैं। तो अगर जूस बेचने वाला एंड कंज्यूमर को सेल्स टैक्स चार्ज करेगा तो अपनी इनकम में से माइनस करने की इजाजत। क्या मेरा पॉइंट पिक हो गया? मैं ये कह रहा हूं कि भाईजान सेल्स टैक्स एफईडी इनकम में से माइनस होती है, लेकिन वो सेल्स टैक्स और एफईडी जो एंड कंज्यूमर को चार्ज हो जाए वो इनकम में से माइनस नहीं। सर जी आपने 1 लाख रुपए एक बंदे से वसूल करने थे, उसने 3500 रुपया टैक्स काट के आपको 96,500 रुपया दिया है, तो ये जो 3500 रुपये का टैक्स डिडक्ट हुआ है, क्या ये इनकम में से माइनस करने की इजाजत है? द आंसर इज नहीं। जो टैक्स डिडक्ट होता है वो इनकम में से माइनस नहीं। जो टैक्स डिडक्ट होता है वो इनकम में से माइनस नहीं। तो जल्दी से ये 2 पॉइंट्स रीड करें फिर मैं आगे चलूं। क्या ये मैं आ रहा हूं।
रिकॉर्डिंग में भी उसका वेट कर लें। सर जी, अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने कहा कि ये 3500 अगर आपके बिहाफ पर पे हुआ है तो क्या होगा? सर जी, ये मेरे बिहाफ पर ही पे होना है। पेमेंट करते वक्त टैक्स काट के पेमेंट करें। अगर आपने टैक्स ना काटा तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं है। अगर आपने टैक्स ना काटा तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एसबीआई में, एक एग्जाम्पल, एसबीआई में टैक्स की क्लास से पैसे कमाए 10 लाख और अली इमरान को दिए 5 लाख। एसबीआई को चाहिए था कि जो पैसे अली इमरान को दे रहे थे उस पर टैक्स काट कर पे कर। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जो पैसे अली इमरान को पे किए जा रहे थे उस पर क्या कर देते? टैक्स काट कर पे कर देते। यानी अली इमरान को 4,50,000 पे देते, लेट से टैक्स काट। उन्होंने गलती क्या की? उन्होंने पूरा 5 लाख पे कर दिया। तो वो कहते अब आपने 5 लाख पे किया, टैक्स नहीं काटा, आपको टैक्स काटना चाहिए था, आपने टैक्स नहीं काटा। अब आपकी सजा ये है कि ये जो अली इमरान को आपने 5 लाख दिए, ये इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी और पूरे का पूरा 10 लाख रुपया एसबीआई की इनकम में शामिल होगा और टैक्स होगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर आप इसी वजह से एम्प्लॉयर टैक्स काटता है, अगर आपने पेमेंट की है, सैलरी की, रेंट की, ब्रोकरेज की, कमीशन की, प्रॉफिट ऑन डेट की, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया है या सर्विसेज के वाले से पेमेंट की है, इन सारी चीजों के हवाले से अगर पेमेंट की गई है तो फिर क्या किया जाएगा? और आपने टैक्स नहीं काटा तो वो वाला खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाजत आगे चलते। एनी फाइन और पेनल्टी paid or payable by the person for the violation of any law, rule or, अगर आपने कोई फाइन, कोई पेनल्टी पे या पेबल कर दी है फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ, रूल और, एनी फाइन। सर जी याद रखिएगा, अगर आपने कोई फाइन या पेनल्टी पे की है वायलेशन ऑफ एनी लॉ, रूल और रेगुलेशन के वाले से, तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं। आपने इनकम टैक्स रिटर्न लेट जमा कराई, आपने सेल्स टैक्स रिटर्न लेट जमा कराई, आपने कानून कस्टम ड्यूटी के कानून में खिलाफ वर्जी की, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की, आप पर फाइन लगाई, ये वाला फाइन इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं। जाती खर्चा, तजीम बिजनेस में बिजनेस खर्चा लेस होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में बिजनेस का खर्चा लेस होता है और कोई दूसरा खर्चा लेस नहीं।
अगर कोई बंदा अपना जाती खर्चा भी बिजनेस में से लेस करेगा तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। एग्जाम्पल लीजिए, मैंने अपनी कुर्बानी के लिए 2 ऊंट खरीदे हैं, 8 लाख रुपए का खर्चा हो गया है। मैं बिजनेस इनकम में से माइनस कर सकता हूँ? भैया मेरी वो जाती कुर्बानी है, कुर्बानी अल्लाह के लिए, खाल चौकत खानम के लिए। इसके अंदर बिजनेस तो कहीं पे भी नहीं आया भाई। यार पॉइंट समझ आ रहा है? अगर कोई बंदा फिर भी अगर कोई बंदा फिर ये 8 लाख रुपया इनकम फ्रॉम बिजनेस में से खर्च कर दे, माइनस कर दे, तो माइनस करने की इजाजत, तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है भाईजान, ये माइनस, ये आपका जाती खर्चा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। हाँ उसने कुछ लिमिट बता दी। हाँ अलबत्ता ये वाला खर्चा होगा तो माइनस करने की इजाजत होगी। इसमें पॉइंट नंबर 1, expenditure is incurred outside Pakistan on entertainment in connection with business transaction or allocated as head office। वो कहता है जो खर्चा है वो इनकर हुआ है आउटसाइड पाकिस्तान। एक्सपेंडिचर जो इनकर हुए हैं वो पाकिस्तान से बाहर इनकर हुए ऑन एंटरटेनमेंट इन कनेक्शन विद बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक्सपेंडिचर जो इनकर हुए हैं वो पाकिस्तान से बाहर हुए हैं एंटरटेनमेंट के ऊपर और किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के हवाले से हुए हैं तो वो माइनस कर लेगी जाए। एग्जाम्पल लीजिए, आपने रशिया में एक सेल की हुई है और आप रशिया में गए ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कर, तो ये क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उससे रिलेटेड खर्चा है, माइनस करने की इजाजत। आपको पता चला कि आपके माल की डिमांड, नमक की बहुत ज्यादा डिमांड है रशिया, आप ऑर्डर नहीं मिला आपको, आप वहां पे मार्केट रिसर्च के लिए गए, तो क्या ये वाला खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी? वो कहता है यहाँ तो कोई ट्रांजैक्शन हो तो माइनस करने की इजाजत होगी, यहाँ हेड ऑफिस एक्सपेंस हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यहाँ कोई ट्रांजैक्शन हो, यहाँ हेड ऑफिस का एक्सपेंस हो तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत। incurred in Pakistan on entertainment of foreign customer and supplier। ये अगला पॉइंट। आप पाकिस्तान से बाहर गए, वो रशिया से टीम पाकिस्तान आ गई। अब वो जो रशिया से लोग पाकिस्तान आए हैं, आप उन्हें बीसी में रुकवाएंगे, उनके खाने पीने का सारा इंतजाम करेंगे, खर्चा होगा, क्या वो खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाजत है? असल में पीसी में रुकवाने के लिए पीसी कोई हाई फाई जगह उस तरह से नहीं है कि बंदा के लिए बहुत कमाल है, ना उसका कोई खाना कभी मुझे बहुत हाई फाई लगा है, ना उसकी, सिर्फ उसकी सिक्योरिटी है। उसकी सबसे की फीचर है ना, वो सिक्योरिटी है, जिसकी वजह से लोग, बाहर के लोगों को पीसी में हवारी की बात करते हैं उसमें। अब कुछ लोग जनरली ये गलत फहमी है कि जनाब वो बहुत, उसकी कोई तो खाना या उसकी कोई जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छी है, तो मेरा जाती पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सिक्योरिटी अच्छी। तो भाई वो जो बाहर से बंदे बुलाए होते हैं उनको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी का इशू होता है, इसलिए उन लोगों के लिए भी इस तरह की जगह बेहतर होती है। इनकर्ड इन पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर एंड सप्लायर। incurred in Pakistan on entertainment of foreign customer and। अच्छा जी, बात तुझे, सर जी आपकी दुकान पे कस्टमर आया, क्लाइंट आया, खाना मंगाया, चाय मंगाई है, जो खर्चा हुआ है माइनस करने की इजाजत है, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने मीटिंग रखी है एम्प्लॉयज की, डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर की, खर्चा हुआ है माइनस करने की इजाजत है, कोई दिक्कत नहीं।
आपने एक नई ब्रांच खोली है, वहां बरारुल्ला को बुला लिए, जरा ढोल मक्का हो जाए, जरा लोग कुछ आ जाए, ये जो खर्चा हुआ है ये भी माइनस करने की जाए। शर्त क्या है? सारे खर्चे माइनस करोगे, जिसको एंटरटेन किया जा रहा है वो क्या होना चाहिए? बिजनेस का पर्सन, बिजनेस से रिलेटेड होना। अच्छा जी, एक कंपनी है, उसमें डायरेक्टर साहब अपनी फैमिली के साथ बाहर गए हैं, वापस आगे कहते हैं कि ये देखो बिल मैं इंग्लैंड मार्केटिंग के लिए गया था। तो उनसे पूछेंगे सर जी 4 साल का बच्चा जो आपका मार्केटिंग करके आया वो कैसे कर लेते? सर इसका मतलब है कि वो मार्केटिंग नहीं है, पर्सनल खर्चा है, माइनस नहीं होना चाहिए। या एक साहब है, उन्होंने अपने बच्चे का वलीमा किया है, तो 2 करोड़ पर उस पर उसका खर्चा आ गया, उसने इनकम बिजनेस में फाइनेंस कर दिया। कहते हैं जी ये बिजनेस मीटिंग, समझ आ रही है? सर ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। जिन लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है ये क्या होने चाहिए? बिजनेस से वाबस्ता हो। चलूं आगे सर जी? सवाल। बिजनेस अलाउंस दे रहे हैं, माइनस करें, क्या दिक्कत है? आप एम्प्लॉय को पैसे क्यों दे रहे हैं? बिजनेस के लिए दे रहे हैं ना। जिस तरह आपका, जिस तरह एम्प्लॉय सोचता है कि मेरा और मेरे एम्प्लॉयर का रिश्ता कमर्शियल है, उस तरह एम्प्लॉयर भी सोचता है कि मेरा और मेरे एम्प्लॉय का रिश्ता कमर्शियल है। वो जो बेनिफिट भी दे रहा है उसके लिए इनकम में से माइनस करने की जरूरत है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, contribution made to a fund that is not recognized provident fund, approved superannuation fund, approved gratuity या pension। जी, contribution made to a fund that is recognized provident fund, approved superannuation fund, approved gratuity या pension, recognized provident fund, approved superannuation fund, approved gratuity या pension। ये सारी बातें हमने सैलरी में पढ़ी थी। उस वक्त हम पैसे ले रहे थे, आज बिजनेस पढ़ रहे हैं, आज पैसे दे रहे हैं। तो क्या जब पैसे दिए जाएंगे, कंट्रीब्यूशन की जाएगी, तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत है? उसने कहा भाईजान माइनस करने की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर अप्रूव्ड हो तो माइनस करने की इजाजत है, लेकिन अगर अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज नहीं है तो माइनस करें। आसान अल्फाज में ये इदारा अप्रूव्ड होगा, कंट्रीब्यूशन फंड, पेंशन फंड, सुपरएनुएशन फंड, ये सारा कुछ अगर अप्रूव्ड होगा तो माइनस करने की इजाजत है। अगर अप्रूव्ड नहीं है, अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तो माइनस करने की इजाजत नहीं। आगे चलते हैं सर। सिर्फ अप्रूव्ड होना जरूरी है? द आंसर इज नो। दो बातें होनी चाहिए। पहली बात है अप्रूव या रिकॉग्नाइज हो, और दूसरी बात है इफेक्टिव अरेंजमेंट हो, दैट द टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम एनी टू फ्रॉम एनी टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम एनी पेमेंट मेड बाय द फंड। भाईजान दोनों शर्तें होनी पूरी जरूरी है। पहली ये कि अप्रूव या रिकॉग्नाइज हो, और दूसरी कि इफेक्टिव अरेंजमेंट हो कि टैक्स को काट कर पे किया जाए। इफेक्टिव अरेंजमेंट हो कि टैक्स को काट कर बकाया पेमेंट एम्प्लॉय को दी जाएगी, जो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी गैप में शामिल होगी। यहाँ पर जो बुलेट्स हैं ये वो वाले बुलेट हैं जो कह रहे हैं खर्चे कौन से माइनस नहीं करने। अगर अप्रूव्ड नहीं होगा माइनस नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं होगा माइनस नहीं करेंगे। दूसरी बात, इवन अप्रूव्ड भी है, अफेक्टिव अरेंजमेंट नहीं होगा माइनस नहीं करेंगे। यानी माइनस कब करेंगे? जब अप्रूव्ड भी होगा और
इफेक्टिव अरेंजमेंट भी होगा। किस चीज का? कि टैक्स डिडक्ट हो जाए जिस वक्त पेमेंट की जाए, और जो पेमेंट की जा रही है उस बंदे को, वो उस बंदे के लिए इनकम अंडर द हेड सैलरी होनी चाहिए। सर, amount in excess of 50% of total contribution made by the person to approve है। अगर किसी एम्प्लॉयर ने अप्रूव पेंशन फंड या अप्रूव सुपरएनुवेशन फंड में कंट्रीब्यूशन की है तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। अलबत्ता अगर 50% से ज्यादा कर दिए तो माइनस करने की इजाजत होगी, यानी 50% से इजाफी माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, 50% तक माइनस करने की इजाजत। any amount carried to a reserve fund or capitalized in any way। सर, कोई भी अमाउंट जो आपने कैपिटलाइज कर, जो खर्चा नहीं किया, आपने किसी रिजर्व में डाल दिया। सर, आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ी? अगर नहीं भी पढ़ी तो भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसी फंड में डाल देते हैं, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसी दूसरी जगह पर डाल देते हैं, खर्च नहीं करते, रिजर्व में डाल देते हैं, तो ये इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं। सर जी, पार्टनरशिप एओपी की, एओपी का क्या मतलब है? पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रही है और फर्म अपने ही पार्टनर को कोई प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज कमीशन, सैलरी दे तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कोई ब्रोकरेज कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट ऑन डेट दे तो माइनस करने की इजाजत नहीं। सर, 32,000 से ज्यादा की सैलरी कैश में देंगे, माइनस करने की इजाजत नहीं। क्या कहा? 32,000 से ज्यादा की सैलरी कैश में देंगे, माइनस करने की इजाजत नहीं। सर, कोई गाड़ी खरीदी, कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई इंटेंजिबल एसेट खरीदा, ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होती। अलबत्ता इसकी डेप्रिसिएशन, इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत होती है, इसकी अमोर्टाइजेशन माइनस करने की इजाजत होती है। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था जिन्होंने फरमानी पढ़ी, इंटेंजिबल एसेट क्या है और अमोर्टाइजेशन क्या है। वो एसेट जिसको टच नहीं कर सकते वो इंटेंजिबल एसेट है, और जिस तरह टेंजिबल एसेट की डेप्रिसिएशन होती है, इसी तरह इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन। डन हो गया सर जी? ये सामने आपके स्लाइड है, जल्दी से ये सारे पॉइंट्स पिक करें, सवाल पूछना पूछे, फिर मैं आगे चलता हूँ। एओपी वाला पॉइंट ये है कि एओपी अगर पार्टनरशिप अपने पार्टनर्स को सैलरी, प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज देगी तो माइनस करने की इजाजत है। सेकंड पॉइंट है कि इफेक्टिव अरेंजमेंट अगर ना की जाए तो माइनस करने की इजाजत है। सुपर एनोवेशन फंड भी एक फंड जो जिससे पैसे जमा होते हैं वो एम्प्लॉय को दिया जाता है। पहले हमारे सिलेबस में था, अब नहीं है। बस इसमें एक बात हमें दीजिए कि ये जो सुपर एनोवेशन फंड होता है, ये भी एक ऐसा फंड है जो जिसमें पैसे जमा होते हैं वो एम्प्लॉय को दिए। कैसे? क्लास के बाद 3-4 मिनट पहले फ्री करूंगा उसको दे। अभी तक पिछले 5 ऑनलाइन सवालों में एक बच्चे ने कहा पहला पॉइंट दोबारा बता दें, दूसरे ने कहा दूसरा बता दें, तीसरे ने कहा चौथा बता दें, चौथे ने कहा पांचवा बता दें, पांचवे ने कहा छठा बता दें। और मजे की बात है, मैंने ये सारे पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट एक बार नहीं बताया, मैंने हर पॉइंट कम से कम 3 बार बोला। तो अगर तो आप अटेंटिव नहीं है, अलर्ट नहीं है, तो सर प्लीज थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। और अगर आप अटेंटिव और अलर्ट हैं तो सवाल पूछें।
फिर ये ना कहें कि तीसरा पॉइंट दोबारा बता, फिर आप क्वेश्चन पूछे, इससे पता चलेगा कि आपने बात को सुना है। जी सर। इफेक्टिव अरेंजमेंट में डिडक्ट करने की इजाजत होती है। क्या डिडक्ट करने की? अगर इफेक्टिव अरेंजमेंट किया गया है कि टैक्स काट कर पैसे दिए जाएंगे, तो आपने टैक्स काट कर पैसे दिए और वो फंड भी अप्रूव था, तो जो कंट्रीब्यूशन किया इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। ये कहा। 16% मिला तो आपको गलत नहीं। एक बार दोबारा सही अभी अभी बात करें कि एग्जाम अप टू 16% तो 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी देने प्रोविडेंट फंड में लिखा हुआ है, वो टैक्स का रेट नहीं दिया वो, और ये कह रहा है इस हद तक एग्जाम हो। आपने कोशिश की है काफी जबरदस्त तरीके से मिक्स करने की, एक बार उसको पढ़ लेना। वो टैक्स थोड़ी है, वो तो है उस हद तक एग्जाम्ड है। क्या तो रहा हूँ कि मिक्स हो रहा है इंशाल्लाह। अभी आइसक्रीम और निहारी मिक्स हो जाएगी। ले सर आगे चलते। सर जी बड़ी जबरदस्त बात यह है कि जो फार्मास्यूटिकल्स वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा खर्चा पता है किस पर करते हैं? डॉक्टरों को रिश्वत देने पर। डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा पैसे देते हैं, डॉक्टर्स भी जो है वो ज्यादातर डॉक्टर को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है हम मरीज को ये दवाई लिख कर देंगे, वो कहते हैं हम जितनी दवाइयाँ लिख के देंगे उस हिसाब से हम आपको पैसे। कुछ डॉक्टर ईमानदार होते हैं, वो कहते हैं कि हम इस तरह रिश्वत नहीं लेंगे, फिर वो उनको उम्र पे भेज देते हैं कि आप रिश्वत ना लें, उम्र कर। ठीक हो गया सर। बहरहाल टैक्स वालों ने कहा नहीं भाई ये ड्रामेबाजी ये बहुत नहीं चलेगी। आपके जितना टर्नओवर यानी जितनी सेल है, जितना टर्नओवर है उसका 10% एज एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग पब्लिसिटी प्रमोशन माइनस करने की जाता है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन ये वाली बात सिर्फ किसके लिए है? फार्मास्यूटिकल के लिए। सर जी अगर एम्प्लॉयर ने कोई टैक्स अदा किया है तो वो इनकम में से माइनस करने, कोई टैक्स विदहेल्ड किया है टू बी बॉन्ड बाय टैक्स पेयर एक्सेप्ट सैलरी। सर सैलरी वो वाहिद सैलरी पर जो टैक्स है एम्प्लॉयर कहते थे मैं अदा करूंगा तो वो अदा करेगा और वो माइनस करने की इजाजत होगी। लेकिन अगर इसके अलावा एम्प्लॉयर किसी और बंदे को कहते कि तुम्हारा टैक्स मैं दूंगा तो वो माइनस करने की इजाजत होगी। हाँ सैलरी के केस में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहते कि तुम्हारा टैक्स मैं अदा करूंगा तो वो माइनस करने की इजाजत होगी। अगर कोई टैक्स पे बॉन्ड बाय टैक्स पेयर है तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी सिवाय any deduction for which the taxpayer fails to provide documentary evidence। याद रखना आपने ईदी को डोनेशन दी है 15 लाख रुपए की, तो रसीद अपने पास रखी। अगर रसीद आपने अपने पास ना रखी तो आपको टैक्स। any expenditure for a transaction paid or payable under a single account head which in total exceeds 2.5 लाख made other than by digital means from business bank account of the taxpayer notified to the। सर जी बड़ी जबरदस्त डिस्कशन है, ये भी करना शुरू करते हैं। अगर आपने कोई असल थीम इसकी है कि भाई पेमेंट करो तो बैंक अकाउंट के थ्रू करो, कैश में ना करो।
खास तौर पे जो बड़ी पेमेंट, अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं जिस अकाउंट हेड के हवाले से कर रहे हैं उसका बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का बैलेंस 25,000 से ज्यादा है, पेमेंट कैश में हो रही है, तो ये अलाउड एज डिडक्शन। अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा है, पेमेंट कैश में हो रही है, तो ये अलाउड एज डिडक्शन। अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा है, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन 25,000 से ज्यादा है, पेमेंट क्या है, तीनों शर्तें पूरी हो जाए तो अलाउड है डिडक्शन। सर जी, आई कैप में अक्सर सवाल पता कैसे आता है, वो कहते हैं 2,72,000 रुपया कैश में पे किया है रिपेयर का, पता है माइनस करने की इजाजत है। अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा, इसकी तो कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं। हाँ, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा ये तो पता है, लेकिन अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा इसके बाद में कुछ बताया हुआ है? सर, जिसकी एक ट्रांजैक्शन 272 है तो टोटल 2.5 लाख से ज्यादा ही हुआ ना। बात भी कर रहे हो सर, आपकी एक ट्रांजैक्शन 272 है, तो अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा हो गया, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा होगी, पेमेंट कैश में हो। यार मेरा पॉइंट पिक कर। सर जी, एक एग्जांपल, कैलकुलेटर जरा पकड़िएगा। 20,000, 20,500, 21,000, 21,500, 22,000, 22,500, 23,000, 23,500, 24,000, 24,500, 25,000, 26,000, 26,000। जी बताइएगा तो। जी कंफर्म कीजिएगा। कितना बन रहा है सर टोटल? 3,25,500 सारी पेमेंट्स कैश में की हैं। आप बताइए कौन कितनी अमाउंट माइनस करने की इजाजत नहीं होगी? अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा है, जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा है, जरा टोटल करें। 25,500 भी माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, 26,000 भी माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, 26,500 भी माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, यानी 78,000 जो है वो नॉट अलाउड एज डिडक्शन है। 78,000 जो है वो नॉट अलाउड एज डिडक्शन। मेरा पॉइंट समझ गए हो भैया? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा, अकाउंट बैलेंस सबसे पहले ऊपर से शुरू करो। अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा, पेमेंट कैश में की होगी तो एज डिडक्शन माइनस करने की इजाजत नहीं। तीनों शर्तें पूरी होंगी। सर जी, एक अकाउंट बैलेंस, बस 2 ट्रांजैक्शन, बल्कि एक और transaction। कितना माइनस करने की इजाजत नहीं होगी?
15,000 तो 25,000 से कम है ना, ये तो माइनस नहीं होगा, लेकिन 90,000 माइनस करने की इजाजत होगी या नहीं? सर 90, सर जी अकाउंट बैलेंस कितना है यार? अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से कम है, सब माइनस करने की इजाजत होगी। तो मेरा पॉइंट, अगर आप इस पहले पॉइंट को छोड़ के दूसरे पे जाओगे तो गलती कर जाओगे ना। अगर आप ये सोचो कि 90,000 माइनस करने की इजाजत नहीं है तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि आप पहला पॉइंट पिक नहीं कर रहे कि भैया अकाउंट बैलेंस तो पहले देखो 2.5 लाख से ज्यादा है या नहीं। अगर अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा है तो फिर देखो अगला पॉइंट। तो मुश्किल तो नहीं लग रहा। सर अगर ये सारा पढ़ लिया तो अब अगली बात समझो। ये कुछ ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में वो कहता है कि जितना मर्जी कैश पे करो कोई दिक्कत नहीं। यानी इससे पहले आपने देखा ना कि कैश पे करेंगे तो मुसीबत, लेकिन इन केसेस में मुसीबत नहीं बनेगी। आपका बिल 18 लाख रुपए आ गया, आपने कैश में पे किया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस आपके फ्रेट चार्जेस जितना भी है कैश में पे करो, कोई दिक्कत नहीं। आपने टिकट खरीदी है जहाज की, ट्रेन की, जिसकी भी जो खर्चा आ गया माइनस करने की इजाजत है। आपने पोस्टेज माइनस करने की इजाजत है। आपने फी, टैक्सेस, फाइन, ड्यूटी ये माइनस करने की है। सर ये फाइन तो भी आपने कहा था माइनस करने की इजाजत है। सर फाइन होता है दो तरह का। एक फाइन होता है कानून की खिलाफ वर्जी करने पर, वो माइनस करने की इजाजत है। एक और फाइन है, मैंने आपसे घर बनाने का ठेका लिया, आपको कहा 6 माह बाद आपका घर रेडी होगा, ना रेडी हुआ मैं महीने का लाख रुपया दूंगा। लो जी घर रेडी नहीं हुआ, 1 माह बाद रेडी हुआ, मुझे 1 लाख रुपया क्या देना पड़ गया? फाइन। ये वाला फाइन माइनस करने की इजाजत है, बल्कि ये वाला फाइन तो कैश में भी देंगे तो खैर। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? फिर फी, फाइन, ड्यूटीज, टैक्सेस एंड ड्यूटी। सर इनकम टैक्स तो माइनस करना नहीं है, इसके अलावा जो टैक्स भी है इनकम में से माइनस करें, कैश में भी पे किया माइनस करने की इजाजत होगी। और फीस से मुराद है वो फी जो सरकारी इदारे को जमा करानी। सरकारी इदारे की फी की बात है। चलूं आगे? सर एग्जाम्पल्स कराऊंगा। सबसे पहले आ जाओ मेरे साथ, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। E2.1, रेंट पेड टू मिस्टर एक्स फॉर लाहौर ऑफिस 7,20,000 पे किए, कैश में माइनस करेंगे। इसमें ना कैश कर दें भाई क्वेश्चन। जी, रेंट पेड टू मिस्टर एक्स फॉर लाहौर ऑफिस 7,20,000 माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर जी नहीं कर सकते। एयर टिकट परचेज किया 7,20,000, 5,20,000 की, माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्यों जी? फ्रेट चार्जेस एक्सेप्शन में है, कर सकते हैं। यस, पेमेंट ऑफ सैलरी माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर जी इसका जवाब है कि 1,25,000 लिखा हुआ है उसने। इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा, यहाँ पे अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा, ये वाला रूल अप्लाई होना है? नहीं होना। सैलरी वाला रूल अप्लाई होना है। 32,000 से ज्यादा माइनस नहीं कर सकते। बिल रिपेयर ऑफ कार, जी 4,20,000 रुपए का बिल कार का रिपेयर हुआ है, अकाउंट बैलेंस भी 2.5 लाख से ज्यादा, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, ये माइनस करने की इजाजत। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसकी तो टेंशन नहीं है ना, यूटिलिटी तो जितना भी हो कैश में मसला नहीं है।
टेलीफोन बिल जितना भी हो मसला नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स सर जितना भी हो टैक्स मसला नहीं है। ऑडिट भी ये सरकारी इदारे को नहीं देते। हाँ आप मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे ना सर, ऑडिट भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। टैक्स कंसल्टेंट सर ये भी सरकारी इदारा, माइनस करने की सर जी दिस वाज E2.1। तो मुश्किल तो नहीं लग रहा। E2.1 सर E2.2 अकाउंटिंग प्रॉफिट E2.2 है सर जी। अकाउंटिंग प्रॉफिट उसने दिया हुआ कितना है। फिर उसके बाद कहता है इनकम टैक्स पे किया था, इनकम में से माइनस किया। आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स इनकम में से माइनस, तो क्या कर देंगे सर। सैलरी पे किया 4,25,000 रुपए की कैश में, टैक्स भी नहीं काटा। सैलरी को पे किया टैक्स नहीं काटा, तो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, ऐड बैक कर देंगे। डोनेशन माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, ऐड बैक। यार पॉइंट समझ आ रहा है। 1485000 सर अकाउंटिंग प्रॉफिट से ये एडजस्टमेंट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा। अब मुश्किल तो नहीं लग रहा। E2.3 आपकी होम असाइनमेंट, E2.3 आपकी होम असाइनमेंट। लो सर ये हमारी आज की डिस्कशन थी। तो कोई सवाल पूछना हो तो प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हमारी क्लास आज यहाँ पे खत्म हो रही है। ऑनलाइन वालों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।